इनमें इक्वेशंस कौन कौन सी बनाओगे आप यहाँ पर फ्लोर के साथ या वॉल के साथ अगर कोलिजन हो रही है तो नॉर्मली इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो नहीं करते। उसका रीजन आपको बता चुके हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें फ्लोर को या वॉल को सिस्टम मानना पड़ेगा। याद आया आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि फ्लोर या वॉल को सिस्टम मान लोगे तो ये इनफाइनाइटली लार्ज, इनके मासेस इतने ज्यादा होते हैं कि मोमेंटम को लिख नहीं पाएंगे इनके। तो इसमें हम रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन ही फॉलो करेंगे। और रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन अगर याद करिए तो वो कुछ ऐसा दिया गया था आपको, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन। और ये था ई टाइम्स, याद है कुछ, ई टाइम्स ऑफ रिलेटिव स्पीड था जस्ट बिफोर कोलिजन। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह पर इसी इक्वेशन को फॉलो करो आप, ये भी करके दिखाएंगे इन 3-4 क्वेश्चंस में। जहां जहां फ्लोर के साथ, वॉल के साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ कोलिजन हो रही है, इसमें यही वाला कंसेप्ट। बट इसमें थ्योरी पार्ट में और इम्प्रूव करेंगे तो थ्योरी पार्ट में ये कह सकते हो कि रिलेटिव स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो लेंगे वो अलोंग नॉर्मल, एंड सिमिलरली ये वाली चीज रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, ये भी आप जो कंसिडर करोगे वो नॉर्मल लाइन के अलोंग। ये इसका मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि ये जब भी हम कंसिडर करते हैं वो नॉर्मल लाइन पे ही कंसिडर करेंगे। 39th वाले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, देखो 39th वाले को, ठीक, देखो जल्दी करते हैं, क्वेश्चन थ्योरी मिक्स करके चलेंगे तो समय जल्दी समझ में भी आएगा। 39th वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है ना सबके सामने। तो 39th वाले में उस पार्टिकल को ड्रॉप कितनी हाइट से किया जा रहा है वो देखो। तो 2 मीटर की हाइट से जब उसको ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, ये तो आदत बन जानी चाहिए, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वाली हैबिट बननी चाहिए। तो 2 मीटर की हाइट से जब आएगा तो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी, वो तो उससे निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स या एनर्जी कंजर्वेशन से, √2gh। √2gh के हिसाब से जाएंगे तो ये हो जाएगा अराउंड √40 यानी कि 2√5, ये आएगा ना यार, 2√5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले की है। और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी उसका कुछ पता नहीं, उसको v मान लेते हैं। बट उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है कि कितनी हाइट तक गया है वो। तो कोलिजन के बाद वाली हाइट हाइट क्वेश्चन में दी गई है आपसे कि 1.5 मीटर की हाइट तक गया है। तो ये v फाइंड कर सकते हैं बाय अगेन एनर्जी कंजर्वेशन से। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी mg मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर। तो उससे ये v निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके। कर रहे हो, बाकी लोग भी अपना करेंगे ना भाई। कोलिजन के बाद वाली स्पीड निकालने के लिए आपको हाइट गिवन है 1.5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल सकते हो। वो √2gh के हिसाब से √2 × 10 × 1.5, तो √30 आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से √30 मीटर पर सेकंड आई। अब अपना ये वाला कंसेप्ट, और ये √40 थी, इसको भी √40 में लिखने जाता है। अब आप ये वाला कंसेप्ट लगाओ, फ्लोर की तरफ आए कितनी स्पीड से थे, तो पार्टिकल ने फ्लोर को स्ट्राइक किया था विद स्पीड ऑफ √40। रिलेटिव स्पीड क्या रहा फिर इनके बीच में, फ्लोर के बीच में और पार्टिकल के बीच में रिलेटिव स्पीड √40। और कोलिजन के बाद अगर पूछा जाए कि फ्लोर में और पार्टिकल में रिलेटिव स्पीड क्या है, √30। और रिजल्ट ये कह रहा है आपसे
कि कोलिजन के बाद वाली रिलेटिव स्पीड यानी कि √30, ये कोलिजन के बाद वाली है, शुड बी ई टाइम्स वो रिलेटिव स्पीड जो कोलिजन से पहले थी, तो √40। इनमें मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाना कोई बेवकूफ़ी मतलब समझदारी काम नहीं होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, समझ रहे हो? इसमें अगर थियोरेटिकली पूछा जाए तो क्या पार्टिकल और फ्लूर का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है? मोमेंटम कंजर्व है, बट हम उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि फ्लोर का मास क्या लिखोगे, समझ रहे? इनफाइनाइट मास है तो उसका मोमेंटम, इसीलिए इसमें सिर्फ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनाई जाती है। जितने भी फ्लोर वाले कोलिजन होंगे, वॉल वाले कोलिजन होंगे, वो रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। तो एक तो आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है। बट ये क्योंकि देखो आपका बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है और परपेंडिकुलरली ही बाउंस किया है। इसमें एक आता है एंगल पर भी आता है, ऑब्लिक ऑब्लिक कोलिजन जिसको बोलते हैं। हाँ, मतलब ये तो इससे जस्ट ऐसे वर्टिकली आए और वर्टिकली चले गए। तो इसका एक केस और आता है जिसमें किसी एंगल पर स्ट्राइक करते हैं। देखो ये भी आपको बता दें, ये शॉर्ट एग्जांपल में है। देखो ये पेज नंबर 1, देखो पेज 155 पर एग्जांपल 23 है। पेज नंबर 155 एग्जांपल 23। एग्जांपल जो देखो अगर आप, तो उसमें कुछ ऐसा है कि मेरे क्या को मतलब उसमें एक पार्टिकल कुछ इसको स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा ये कंसेप्चुअल एग्जांपल है, इसके ऊपर अभी और भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं एडवांस लेवल तक के। कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है ये? वी। वी। और थीटा एंगल पर, नॉर्मल से थीटा एंगल पर। तो मान लेते हैं कि रिबाउंड करने के बाद ये पार्टिकल जो वापस जाएगा उसकी कुछ वेलोसिटी वी डैश मान लेते हैं, और ये एंगल थीटा डैश मान लो आप। तो वी डैश भी सॉल्व करना होगा और थीटा डैश भी सॉल्व करना होगा, ये दोनों चीजें दिखानी है। ठीक है जी। तो इसमें पहला लॉजिक ये वाला, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन नॉर्मल डायरेक्शन में। चलिए बताएं कौन सी वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली है, वी वाली या फिर वी डैश वाली? वी डैश। उसका कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन, वी डैश कॉस थीटा डैश, कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग द नॉर्मल। इट शुड बी ई टाइम्स रिलेटिव स्पीड कोलिजन से पहले, तो बिफोर में जो वेलोसिटी वी है इसका इसका कंपोनेंट नॉर्मल के पैरेलल डायरेक्शन में। तो इस v का कंपोनेंट पैरेलल टू नॉर्मल निकालोगे वो v cos थीटा आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा। ये आ गई आपकी रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। ये पैरेलल टू नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यानी कि पैरेलल टू सरफेस की बात करें अगर, इसको समझना बता रहा, अभी अभी इस एग्जांपल को दिखाएंगे कितना मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी जाओगे तो ये बहुत फंडामेंटल स्टेप काम करता है। एक पैरेलल टू नॉर्मल है, दूसरा हमारा मतलब कि सरफेस के पैरेलल। परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मतलब पैरेलल टू सरफेस यानी कि टेंजेंट कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मतलब टेंजेंशियल। कोलिजन के बाद क्या कंपोनेंट है वेलोसिटी का? वी डैश का कौन सा कंपोनेंट इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी कि पैरेलल टू द फ्लोर कौन सा कंपोनेंट आएगा? वी डैश साइन थीटा। और पहले वाले वेलोसिटी का वी साइन ऑफ थीटा। इनको इक्वल करना होता है थ्योरी में, जस्ट जाने की। परपेंडिकुलर टू नॉर्मल में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स एज इट इज रहते हैं
और पैरेलल टू नॉर्मल में बाद वाला कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट का ई टाइम्स। जस्ट ये दो बेसिक थ्योरी पॉइंट ध्यान रखोगे आप। नो चेंज इन द वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। नो चेंज इन वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। There is no change in velocity component perpendicular to normal. और along normal का रूल ऊपर लिखा हुआ है। No change in velocity component perpendicular to normal, that is parallel to surface. और छोटा स्टेटमेंट नहीं है फिर बोलना बार बार, ट्रस्ट मानो। टफ से टफ क्वेश्चन में भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। बाकी इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें अगर, आ जाएगा आपका आंसर। देखो v डैश साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाय v डैश कॉस थीटा डैश। लेफ्ट साइड अगर डिवाइड करें तो tan थीटा डैश लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पर तो पहला रिजल्ट ये आ जाएगा। हाँ, tan थीटा डैश इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय e। और इसको डायरेक्ट यूज करोगे एज स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका डायरेक्ट यूज किया जाता है। थीटा डैश एक तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप है अगर लाइट के हिसाब से देखा जाए तो थीटा को अ काइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टाइप मान लीजिए कि नॉर्मल से थीटा एंगल पर अगर कोई चीज आई है तो वो रिफ्लेक्ट नॉर्मल से थीटा डैश के एंगल पर होगी। tan ऑफ थीटा डैश बराबर tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय e। ठीक है, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, अगर दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर लिया जाए और फिर वापस ऐड कर दिया जाए मतलब, तो v डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश, इन्हें तरीके से v डैश स्क्वायर आ जाएगा। और इधर के साइड पर तो कुल मिलाकर के v डैश की वैल्यू बन जाएगी आपकी रूट ऑफ ठीक है। तो अब इसको हमें यूज कैसे करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स में इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा देखिए। ये चीज दिमाग में फिर से बिठा दो, फिर से बोल लो कि परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। पैरेलल टू नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट में चेंज आएगा और वो चेंज ई टाइम्स का होगा, ई रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट हो गया। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा डिवाइडेड बाय ई, डायरेक्टली यूज करोगे। अब कुछ इसके एप्लीकेशन पढ़ देखो। चले बोले भाई। फर्स्ट एग्जांपल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है। लाइक पार्टिकल 30 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक होता है और 60 डिग्री एंगल पर रिबाउंड करता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सीधा फॉर्मूला, सीधा tan थीटा डैश बराबर tan थीटा बाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला बेस है tan 60 बराबर tan 60 इक्वल्स टू tan 30 बाई ई। सीधा सीधा अपना ई निकाल दो, कितना आ जाएगा इसमें 1/3। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन,
इफ इनिशियल स्पीड वाज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड वाज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फाइनल स्पीड। वो लॉजिक याद रखो, फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूले से फायदा नहीं होता बहुत ज्यादा। मतलब एक्सपीरियंस मेरा ये है कि इस रिजल्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं। आप वो कंसेप्ट याद करिए ना कि पैरेलल टू सरफेस वेलोसिटी अनचेंज होती है, पैरेलल टू सरफेस अनचेंज वेलोसिटी। तो इसे 10 मीटर पर सेकंड का कौन सा कंपोनेंट फ्लोर के पैरेलल जाएगा? तो 10 sin 30। स्टेटमेंट जाने को आप, और इधर बाद वाली वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वो है जो फ्लोर के पैरेलल होगा? फ्लोर के पैरेलल। तो 10 वाले का 10 sin 30 पैरेलल टू फ्लोर, और v वाले का v sin 60 पैरेलल टू फ्लोर है, और पैरेलल टू फ्लोर अनचेंज होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट दिमाग में रखिए, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला सिर्फ ये वाला ध्यान रखो, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन e। और दूसरा स्टेटमेंट मैं फिर इससे बोल रहा हूँ, पैरेलल टू फ्लोर पैरेलल टू सरफेस अनचेंज वेलोसिटी। आ जाएगा भी। नेक्स्ट, अब यार देखो, इस ये तो हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, आई मीन डायरेक्ट क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन था इधर, कहाँ गया हूँ, 43 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 6-7 क्वेश्चन पूरे करेंगे, कुछ HCV से कराएंगे, कुछ दूसरी किताब से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन HCV से। प्रोजेक्टाइल की बात की है ना इसमें, तो इसमें कह रहे हैं कुछ एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है u स्पीड से और सर्टेन एंगल से। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोजेक्टाइल पाथ होगा ऐसे चल करके फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो यहाँ पर मिला, तो ये कितने डिस्टेंस पर मिलेगा? ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो भाई, ये रेंज हो जाएगी एक तरीके है। फिर वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करके वन बाउंस ये पार्टिकल फिर आगे जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो कोलिजन करेगा वो कितने डिस्टेंस पर होगी, ये पूछा है इन्होंने। अब देखो, क्योंकि कोलिजन वाले जो चैप्टर में आप कंसेप्ट लगाते हो वो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वाले कंसेप्ट लगाते हो, तो इसकी भी हैबिट डालिए। फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी क्या आएगी बताओ? वेलोसिटी जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन। और इसके लिए आप प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट, न्यूटन लॉ का कंसेप्ट जो भी समझ में आता हो, इस हाँ मतलब फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी रही होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी रही होगी, वो तो निकाला प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट। हाँ, प्रोजेक्टाइल की इधर वाली वेलोसिटी u cos थीटा है, तो थ्योरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u cos थीटा रहेगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था तो वेलोसिटी थी u sin थीटा। जब वो वापस ग्राउंड पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी u sin थीटा ही होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो एनर्जी का लॉस होगा नहीं, जिस स्पीड से गया होगा उसी स्पीड से वापस भी आएगा। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ तक कोई भी कोलिजन का कंसेप्ट नहीं लग रहा, आपका प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लग रहा है। कोलिजन वाली थ्योरी सिर्फ बहुत छोटे टाइम के लिए लगाई जाती है। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या लिखोगे आप? फिगर को हम थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं, होगा ये यहीं पर, बट क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा अभी जो थ्योरी?
बार बार है ना, पीछे स्टेटमेंट में बोल रहे थे कि इन दो में से वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो पैरेलल टू फ्लोर होगा वो तो चेंज होगा नहीं। तो फ्लोर के पैरेलल डायरेक्शन में u cos थीटा वाली वेलोसिटी कोलिजन के बाद में भी उतनी ही रहेगी। और जो फ्लोर के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के अलोंग, फ्लोर के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के अलोंग, उसके लिए ये वाला कंसेप्ट है कि आफ्टर वाली वेलोसिटी e टाइम्स बिफोर वाली वेलोसिटी। तो बिफोर वाली वेलोसिटी u sin थीटा है, तो आफ्टर में इसमें e और मल्टीप्लाई कर दीजिए। e u sin थीटा ये वेलोसिटी होगी नॉर्मल डायरेक्शन में। पैरेलल टू फ्लोर नो चेंज, परपेंडिकुलर टू फ्लोर में जितना कंपोनेंट कोलिजन से पहले था उसमें e मल्टीप्लाई करके कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, u sin थीटा फर्स्ट कोलिजन के बाद का है। u cos थीटा और u sin थीटा ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले, और ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद। राइट, यहाँ तक पूछो। और ये यहाँ पे u sin थीटा आएगा तो इसमें ये नहीं मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, ये जो e वाला मल्टीप्लिकेशन कोलिजन होगा उसके बाद ही तो करोगे मल्टीप्लाई। कोलिजन तो ग्राउंड से हो रहा है। हाँ, यहाँ पर गिर रहा है, तो ये जस्ट बिफोर का कह रहा हूँ ना, ये u sin थीटा इम्पैक्ट से जस्ट पहले है। अभी ग्राउंड को टच नहीं किया आपने इसमें तरीके से। हाँ, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर भी कोलिजन होगा। हाँ होगा, तो वही चीज यहाँ दिखाई है मैंने। ये मैं क्या कहता कि ये जो पिक्चर है ये यहीं पर हो रही है, ये जो बीच का गैप है इस पर मत कंफ्यूज करो आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद एक कोलिजन बीच में और हो गया है। सोच लो, आराम से सोच लो। किसी का भी डाउट है कोई? तो अब जब फर्स्ट कोलिजन हो चुका है उसके बाद, मतलब ये जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये है, इसके बाद ये फिर से एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल पास करेगा। अब जरा प्रोजेक्टाइल की बेसिक्स पे जाओ आप। प्रोजेक्टाइल की बेसिक थ्योरी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखते हैं 2u sin थीटा बाई जी। तो क्या u sin थीटा को वेलोसिटी का y कंपोनेंट कर सकते हैं? प्रोजेक्टाइल में रेंज को कैलकुलेट करने के लिए या तरीके क्या करते हैं, u cos थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, और u cos थीटा उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। तो इस हिसाब से जो सेकंड वाला प्रोजेक्टाइल बनेगा उसका रेंज r डैश अगर लिखना चाहेंगे, r डैश सेकंड वाले का रेंज। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन यानी कि u cos थीटा multiplied by time of flight. Time of flight will be 2 divided by g into y component of the velocity e u sin theta. इससे आप निकाल लो सेकंड r डैश की क्या वैल्यू बन रही है। कौन सा? ये देखो, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये लिखते हैं 2u sin थीटा बाय, मैं जो ये u sin थीटा है ना इसको ऐसे कह सकता हूँ कि u sin थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी के y कंपोनेंट को। तो 2 बाई जी एंड u sin थीटा का मतलब निकाल सकते हो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो पहले कोलिजन के बाद
तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो ई यू साइन थीटा हो चुकी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैलकुलेट होगा उसमें 2/g में ई यू साइन थीटा। देखो इसके बाद जो कोलिजन होगा उसमें बताना क्या चेंज आएगा, फिर कोलिजन होगी। तो उसके बाद जो अगली वाली रेंज आएगी मतलब ई मल्टीप्लाई होता जाएगा, ई मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ये। मतलब अगर इसको पिक्चर फॉर्म में देखना चाहो तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, देखिए जीपी बन जाएगी। हाँ लाइन पे अच्छी होगी। मतलब जैसे हम लोगों ने यू स्पीड से और थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो सबसे पहले वाले प्रोजेक्टाइल की रेंज मान लिया आर है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। फिर जब यहाँ से कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने मतलब इसको स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड कर जाएंगे, रिबाउंड करके फिर एक प्रोजेक्टाइल होगा। नाउ द रेंज विल बी आर डैश एंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश। फिर आकर के कोलाइड करेंगे, फिर रिबाउंड करेंगे, फिर अगला वाला रेंज आएगा, इसको आर डबल डैश मान लीजिए, टाइम टी डबल डैश मान लीजिए। क्या क्या रिलेशन आते जाएंगे इसमें ना। हाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले देखो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट का जब रिजल्ट निकालोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2/g मल्टीप्लाइड बाय द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है जिसमें u स्पीड से फेंका था और ये थीटा एंगल पर था, तो इसके अंदर y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा। तो पहले वाले टाइम ऑफ फ्लाइट में यानी कैपिटल टी को जब कैलकुलेट करोगे तो 2/g u sin थीटा। बट जो सेकंड वाला प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसके पहले एक बार हम ग्राउंड से कोलिजन कर चुके हैं, और जब ग्राउंड से कोलिजन कर चुके होंगे तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी u sin थीटा थी उसमें e का मल्टीप्लिकेशन आ चुका होगा इस वाले रूल के हिसाब से। तो सेकंड वाला प्रोजेक्टाइल जब होगा तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के रिजल्ट में एक्स्ट्रा टर्म e का भी आएगा, यानी कि t डैश विल बी 2/g और यहाँ पर e u sin थीटा हो जाएगा। थर्ड वाले में एक बार यहाँ कोलिजन हो चुकी है, एक बार यहाँ कोलिजन हुई, और जितनी बार कोलिजन होगी हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी में e का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी का y डायरेक्शन कंपोनेंट इस वाले कोलिजन में वो e स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। दोनों नेक्स्ट t डबल डैश विल बी 2/g e स्क्वायर u साइन ऑफ थीटा। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में ध्यान करिएगा, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में इधर की तरफ जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा, क्या कोलिजन से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? देखो ये जल्दीबाजी मत करना, फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से लोग गड़बड़ करते हैं इसमें। हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है u cos थीटा। पहले बात तो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल वो u cos थीटा चेंज होगा नहीं, और उसका क्या रीजन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, तो u cos थीटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मेंटेन रहा। फिर पहला कोलिजन हुआ, उसके बावजूद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाओगे कि कोलिजन के वक्त पैरेलल टू फ्लोर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो चेंज होता ही नहीं है। कोलिजन से पहले u cos थीटा इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं आता। कोलिजन के टाइम पर u cos थीटा इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि u cos थीटा जो है वो फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल है। क्लियर हुआ यहाँ पर? सो थ्रू आउट उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा। Even in the next collision, the horizontal component will be u cos theta. तो जो रेंज हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाला रेंज, उसको निकालोगे आप
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। नेक्स्ट वाली रेंज r डैश कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी u cos थीटा, बट टाइम t डैश यूज करेंगे, उसके वाले में t डबल डैश यूज कर देंगे। तो इतना एनालाइज कर सकते हो कि रेंज 1:e स्क्वायर के रेशियो में जा रही है। अगर रेंज का रेशियो निकालोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी पूरी। इवन टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यस सर। हाँ जी, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट 2/g u sin थीटा, अगले वाले में e मल्टीप्लाइड है, उसके नेक्स्ट वाले में फिर से e मल्टीप्लाइड है। टोटल टाइम निकाला कितना आएगा जरा, ऐसे करके कितने बाउंस करता रहेगा ये टोटल टाइम। जैसे ये फर्स्ट बाउंस होगा, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, मैथमेटिकली इनफाइनाइट बाउंसेस आएंगे, प्रैक्टिकली नहीं होगा बट मैथ्स के हिसाब से होगा। तो पहला बाउंस यहाँ पर, दूसरा बाउंस यहाँ पर, थर्ड बाउंस, नंबर ऑफ बाउंस इनफाइनाइट होंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा इसके लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐड करो ना, ऐड करो ना यार। पहला वाला 2u sin थीटा बाई जी है, उसमें फिर e मल्टीप्लाई होकर दूसरा t डैश आ गया, फिर t डबल डैश आएगा। सारे टाइम ऐड करो, जब सारे टाइम आप ऐड करोगे तो सम ऑफ जीपी का कंसेप्ट लगेगा। 2u sin theta by g into 1 minus e। 1 माइनस e। भाई 2u sin थीटा बाई जी कॉमन हो जाएगा जब सभी टाइम को ऐड करोगे, और उसके बाद आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन करके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज वाली, कॉमन रेशियो लेस देन 1 चल रहा है, सम ऑफ जीपी 1/1 माइनस ई लेगा सम इसका। ठीक है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टाइप पे चलो, सेकंड पार्ट, टोटल रेंज निकालो इसकी कितनी आएगी, टोटल रेंज जहां से प्रोजेक्ट किया था वहां से लेकर के और फाइनली जिस पॉइंट पर ये स्टॉप होगा, टोटल हॉरिजेंटल रेंज कितनी होगी, टोटल हॉरिजेंटल रेंज। उसमें भी ये होगा r प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, उसमें भी जीपी बन जाएगी। करो तो उसको सिंप्लीफाई तो करो, टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस u square sin 2 theta by g और इसमें फिर डिनोमिनेटर में 1 minus e। r प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, और इन सबको भी जब ऐड करोगे तो ये बेसिकली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉमन हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ आर है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज है, फर्स्ट रेंज, और उसके बाद 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर वही इनफाइनाइट जीपी आ गई। नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी पहला वाला रेंज का फॉर्मूला ही होता है, अगली वाली रेंज उसमें ई मल्टीप्लाई होगी, ये भी जीपी का सम आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कोलिजन हुआ उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन बताएं। इसीलिए कह रहा 43 नंबर क्वेश्चन एचसीवी का एक जस्ट आइडिया था, बट इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन। पहली बार कोलिजन हुआ होगा तो कितना लॉस होगा एनर्जी का।
अरे लॉस पूछे, कंजर्वेशन कैसे हो जाएगा? वो लेकिन उसमें m1 m2 था ना, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला पिछली क्लास में दिया था उसमें हाफ m1 m2 दो टर्म थे। प्रॉब्लम तो यही है कि फ्लोर में मासेस डिफाइन नहीं होते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, आप अभी भी करो ना। आप एक काम करो, जस्ट बिफोर फर्स्ट बाउंस इसकी हैबिट डालो भाई, मैं कह रहा हूं आपसे। जस्ट बिफोर में और जस्ट आफ्टर में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स चेक करो क्या क्या थे, और कौन सी डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट देखने हैं वो भी देखिए। जस्ट बिफोर द फर्स्ट बाउंस बताइए, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट था वेलोसिटी का, और पैरेलल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट था? यू साइन थीटा इधर, यू कॉस थीटा। जस्ट आफ्टर में पैरेलल डायरेक्शन तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल डायरेक्शन में यू साइन थीटा हो गया। और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में हाइट में तो चेंज आएगा नहीं। जस्ट बिफोर फ्लोर m/2 से sin जितनी square हाइट होगी, theta into हाँ सुरेश एक मिनट, जस्ट बिफोर फ्लोर से जो हाइट होगी वही हाइट जस्ट आफ्टर में भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हुआ नहीं, mgh चेंज होगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में। तो जो लॉस होगा एनर्जी का वो सिर्फ आपके काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और उसमें भी जो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस है उसमें भी वेलोसिटी का सिर्फ यही वाला कंपोनेंट देखना है, क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का है उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो हाफ m sin square u square into minus e ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाद वाला, और पहले वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट क्योंकि लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। अगर चेंज पूछते, चेंज ऑफ एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस पूछा जा रहा है तो इनिशियल, तो हाफ m इनिशियल इज यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, और माइनस बाद वाला होगा, बाद में यू साइन थीटा का स्क्वायर है, तो वो कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा हाफ m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो, समझा पाओगे सेकंड बाउंस में कितना लॉस होगा, बताओ जरा। लॉस ऑफ एनर्जी इन द सेकंड बाउंस 1 माइनस ई टू दी पावर 4 कर दें, या ई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर 4। सर आप अगर टोटल लॉस रेट पूछेंगे तो 1 माइनस ई की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन आप पूछेंगे इन सेकंड बाउंस छोड़ने, सेकंड में मतलब सेकंड बाउंस में कितना लॉस किया हमने, e square multiply कर तो बाहर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के टोटल कितना लॉस किया, 1 माइनस ई टू दी पावर। बस देख लीजिएगा पेपर के टाइम पर ही छोटे छोटे वर्ड। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना। अब ये 43 क्वेश्चन का ही एक सीरीज है, और ये नॉर्मली थोड़ा टफ लगता है लोगों को। इसमें ये कह रहे हैं यार कि प्रोजेक्टाइल थ्रू किया यू स्पीड से एट थीटा एंगल, और वो किसी वॉल से कोलाइड होता है। किसी वॉल के साथ इसने कोलाइड किया, और
वॉल का डिस्टेंस गिवन है ये डी डिस्टेंस की वॉल के साथ कोलाइड होते हैं, कोलाइड करके वापस इसी साइड आएंगे, ऑब्वियस बात है। तो ये डिस्टेंस बताना है आपको, वापस रिटर्न कितने डिस्टेंस पर होगा ये, डी डैश मान लें अगर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई गिवन है, ये नोट कर लो क्या क्या गिवन है। तो ये मान के चलो जो आज पढ़ रहे हो अब यही फाइनल है, ना रिवीजन का टाइम मिलेगा ना कुछ। तो अगर एग्जाम ऑन टाइम होगा तो आप ये मान के चलो कि आज ही फुल एंड फाइनल कराना तुम्हें। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज गिवन विद द वॉल, वॉल के साथ रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ई है, स्मूथ वॉल है ये भी गिवन है। स्मूथ वॉल विद रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट स्मॉल ई गिवन है। डी डैश फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ यू, थीटा, डी और ई, इसके हिसाब से डी डैश इन टर्म्स ऑफ यू, थीटा, डी एंड ई। अब अगर 43rd क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझा होगा तो ये भी कर लेना है। और एक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन का मोशन आप कहते हो। सुनो जरा, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन है, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, रिकॉल करिएगा, अगर मान लीजिए अगर ये वॉल इंटरप्ट ना करता, बीच में वॉल ना होती यहाँ पर, तो किस टाइप का मोशन आगे कर रहे होते? प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो ट्रेजेक्टरी कुछ आगे गई होती है ऐसे। अगर ये वॉल बीच में इंटरप्ट ना करती तो ये और आगे हम कंटिन्यू कर गए होते। और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होता है आपका इधर वॉल के दूसरे साइड जो डिस्टेंस हम फॉल करते, ये टोटल रेंज माइनस डी होता हमारा। और मान ले कि ये टाइम जो लगेगा आपको t2 सेकेंड्स लगते, सपोज दैट ये टाइम वॉल से यहाँ तक का टाइम t2, और ये टाइम आपने t1 मान लो। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट किया उसके t1 सेकंड बाद, प्रोजेक्ट करने के t1 सेकंड के बाद इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर ये वॉल ना होती यहाँ पर, तो इसके आगे ग्राउंड तक जाने का जो टाइम होता वो t2, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया हमारे लिए। ठीक है, और बट ये चीज तो हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में इस तरफ कोई पाथ तो फॉलो होगा नहीं, एक्चुअल में बॉल इस तरफ जाएगी नहीं, बिकॉज जब ये बीच में कोलिजन हो जाएगा तो ट्रेजेक्टरी बदल करके ये वाली बन जाएगी। मान लेते हैं इसका टाइम आपका t3 है, ये t3 सेकंड्स मान लो। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, t1 टाइम थ्रो करने से लेकर के और वॉल तक जाने का है, t3 टाइम वॉल से कोलाइड करके वापस ग्राउंड पे आने का है, और t2 टाइम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का टाइम है जहां पर ये वॉल ना होती, तो इस पॉइंट से लेकर के और ग्राउंड तक जाने का टाइम हमारा t2 होता। ठीक है, अब जरा नोटिस करिए कि कोलिजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। इसको ए, बी, सी नाम दे दीजिए, इसको डी नाम दे दीजिए। तो विदाउट और विद कोलिजन में ट्रेजेक्टरी क्या क्या बन रही है, देखिए। विदाउट कोलिजन क्या पाथ होता,
और विद कोलिजन क्या पाथ होता? तो विदाउट कोलिजन में हमारा पाथ क्या रहा होता है? ए से बी गए होते और बी से, और विद कोलिजन में हमारा पाथ हो गया ए से बी और तो बी से डी और बी से सी वाला जो पाथ है, यही तो विदाउट और विद कोलिजन का डिफरेंस है। क्लियर है? इन दोनों का वर्टिकल डायमेंशन चेक करिए। अगर आप बी टू सी जाओ चाहे बी टू डी जाओ, क्या ऐसा नहीं लगता कि वर्टिकली आपको सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है? होगा ये? और वो स्टेटमेंट याद करो, वो वॉल या फ्लोर के साथ कोलाइड करने पर कौन सा कंपोनेंट बदलता है, कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, नॉर्मल के हिसाब से बोला, नॉर्मल वाला बदलना है। तो इस केस में नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी बनेगी? अगर वर्टिकल वॉल है तो नॉर्मल इसका हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी वो कोलिजन में ई टाइम्स चेंज कर जाएगी। तो कौन सी नहीं चेंज करेगी? वर्टिकल वाली। तो अब इस पूरी प्रॉब्लम को ऐसे समझिए, सपोज दैट पॉइंट बी पर कोलाइड करने से जस्ट पहले, पॉइंट बी पर कोलाइड करने के जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आप vx मान ले और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी vy मान ले। लिखना नहीं है इसको, सुनिए अभी। सपोज vx एंड vy इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी थी पॉइंट बी के कोलिजन से जस्ट पहले, पॉइंट बी पर कोलाइड करने से जस्ट पहले vx और vy वेलोसिटीज। तो जस्ट आफ्टर में इनमें से कौन सा कंपोनेंट आप चेंज करोगे? vx वाला। vx ही चेंज करेंगे ना, vy तो चेंज करेंगे नहीं। तो अगर कोलिजन ना होता तो बी टू सी तक का जो पाथ हम फॉलो करते, बी टू सी, उसमें हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx होती और वर्टिकल वेलोसिटी हमारी vy होती। ये तो सिचुएशन बनती। कोलिजन हो जाने के बाद हम बी टू सी जाने के बजाय बी टू डी जा रहे हैं। नहीं, वो इक्वल नहीं आएंगे, सुनो तो मेरी बात, जल्दीबाजी कर जाओगे आप ये कंपेयर करो कि B से C तक का पाथ और B से D तक के पाथ में क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर चल रहा है। पॉइंट B पर तो आपके ये वेलोसिटीज आ गए, अगर कोलिजन ना होती तो हमारी ट्रेजेक्टरी B टू C बनती। कोलिजन हो जाने की वजह से क्या हुआ, हमारी ट्रेजेक्टरी B टू D जा रही है, और उनमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज हो जा रहा है? तो फिर हम क्या दिखाते हैं उसमें, B से अब D तक आओगे ना, B से D तक, और उसमें इस डायरेक्शन में Vx की जगह E मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, लेकिन Y डायरेक्शन तो उतना ही रखते हैं। नहीं आया समझ में ये चीज? आया? देखो ये कुछ वैसा ही हो गया, आपसे कहा जाए कि दो अलग अलग बिल्डिंग्स लेते हैं, देखो आपको समझाते हैं। 20 मीटर की ये बिल्डिंग ले लीजिए और 20 मीटर की ये बिल्डिंग ले लीजिए। यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया जिसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड है। इसमें एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, वर्टिकल वेलोसिटी उसमें भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगी, ये भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगी। किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा आएगा? देखो कंपेयर कर रहे हैं आप दो प्रोजेक्टाइल को जो सेम हाइट से स्टार्ट हो रहे हैं विद द सेम वर्टिकल वेलोसिटी बट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम सेम नहीं आ जाएगा इनका, क्योंकि अगर हम इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर यहाँ लिखाओगे, और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते तो 20 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है वर्टिकल वेलोसिटी 10 इंटू टी और माइनस हाफ सी टी स्क्वायर। ये भी माइनस में होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और इसके अंदर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखें
फर्क क्या होता है इनमें जानते हो? इस 8 और 6 की वजह से क्या चीज डिफर कर जाएगी? रेंज। रेंज। टाइम सेम आएगा ना उनका। इसको आराम से देख लीजिए, और यही चीज यहाँ पे होने वाली। कोलिजन नहीं होता तो हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी vx और वर्टिकल वेलोसिटी vy। कोलिजन हो गया, बावजूद उसके वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई असर आया नहीं। असर किस में आएगा? तो अगर आपकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी में डिफरेंस आ भी जाए, तो भी आप जितना जितना टाइम ऑफ फ्लाइट इधर का था उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट इधर का है। यही इसका की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यानी कि T3 एंड T2 दे आर इक्वल, लॉजिक ये इसका। और ये इसके पीछे एग्जांपल आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों प्रोजेक्टाइल में टाइम सेम आएगा, क्योंकि मोशन इन वाई डायमेंशन सिमिलर है। जितनी वाई डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, वही वाई डायमेंशन की इनिशियल वेलोसिटी जितनी हाइट से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं उतनी ही हाइट से यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों टाइम सेम आएगी, ये बात लॉजिक समझ लो आप। अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं तो सब्जेक्टिव है। करिए, अगर ये लॉजिकली आप समझ पाए कि T2 और T3 बराबर क्यों है, तो फिर तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब 1 मिनट का भी नहीं लगना सॉल्व करने में, और नहीं तो फिर बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनेंगी। और वो स्टेटमेंट बार बार काम कर रहा है कि वॉल फ्लोर के कोलिजन में वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बदलता है, नॉर्मल वाला, पैरेलल वाला नहीं बदलता। अब ये बताओ, अगर कोलिजन नहीं हुआ होता तो B2C तक के पाथ में हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रही होती? नहीं, यहाँ से बताओ ना, यू से स्टार्ट किया था थीटा से, अगर मान लेते बीच में वॉल नहीं आई होती तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा रही होती। लेकिन जब वॉल के कोलिजन हो गया तो जो प्रोजेक्टाइल पीछे की साइड जा रहा है उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी ई यू कॉस थीटा हो जाएगी। ये वही ई वाला कंसेप्ट फिर लिख देंगे। टाइम सेम है दोनों तरफ, जितना टाइम इस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को मिल रहा है उतना ही टाइम इधर वाले हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को भी मिल रहा है। तो दोनों हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, यानी कि r माइनस डी अपॉन डी डैश, तो r माइनस डी जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t2, और d डैश इज द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज eu cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t3, बट t2 और t3 लॉजिकली सेम। सारी बात है, तो अपना इससे d डैश की वैल्यू मिल जाएगी।
अगला बताए। देखो ऑब्जेक्टिवली करिएगा इसको। यू स्पीड थीटा एंगल से थ्रो करते हैं, ये बॉडी कोलाइड करती है किसी पॉइंट पर, ये तरीके से समरी टाइप। ठीक है, अब फर्स्ट बाउंस के बाद जब ये बॉडी वापस आएगी तो ये डिस्टेंस बताओ क्या लिखोगे, अगर आप वाकई में समझ गए हो तो, कि कितना डिस्टेंस इधर आएगा। कोलिज हाँ मतलब कोलिजन नहीं हुआ होता तो और कितना आगे गए हो तो देख लो आप, उसमें ई मल्टीप्लाई करके पीछे आ जाइए, ई इंटू आर माइनस डी बैकवर्ड, जिसमें आर का मतलब ये है यार यू स्क्वायर साइन, ये याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मान लो एक और बाउंस करके वापस आए तो ये डिस्टेंस क्या लिखी जाए, आराम सोच के बताइए। ग्राउंड इस पे भी रेस्टिट्यूशन दिया है, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ई है, यहाँ भी रेस्टिट्यूशन ई था, और ग्राउंड का भी रेस्टिट्यूशन ई है, सिमिलर रेस्टिट्यूशन है दोनों तरफ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E1 E2 भी कर सकते थे, सोच समझ के देना है फिर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ये डिस्टेंस, जैसे पहला कोलिजन तो वॉल से हुआ, नेक्स्ट कोलिजन फ्लोर से हो गया, अब फ्लोर के कोलाइड करने के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल हुआ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, लॉजिक पकड़िए, लॉजिक प्रोजेक्टाइल का। इस प्रोजेक्टाइल में, सेकंड प्रोजेक्टाइल में, इस प्रोजेक्टाइल से पहले कितनी कितने कोलिजन हो चुके हैं, कहाँ कहाँ पे, यहाँ वाले कोलिजन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बदला होगा, हॉरिजॉन्टल वाला, और फ्लोर वाले कोलिजन में वेलोसिटी का कौन, तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल हम देख रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्टाइल से पहले एक बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदल चुकी है और एक बार वर्टिकल वेलोसिटी बदल चुकी है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हो रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी EU cos थीटा हो जाएगी, और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों में E का मल्टीप्लिकेशन आ चुका होगा ऑलरेडी। टाइम लीजिए, आराम से सोच के बताइए, मेरे थिंकिंग में मत जाओ, मेरे को तो आइडिया है पूरा इसका। नहीं समझ आएगा फिर से बताएंगे, लेकिन आया ये बात समझ में, दो बार दोनों दोनों में E मल्टीप्लाई क्यों किया है। अच्छा अगर वाकई समझ आया तो जरा ये बताओ, अगर ये E1 और E2 होते तो हम कहाँ पर E1 मल्टीप्लाई करते, किसमें E2 मल्टीप्लाई करते, साइन थीटा में E2 करते हैं और इसमें कॉस E1 थीटा होता, में EU। इसमें E1 होता और यहाँ E2 होता। ठीक, तो अब जो ये रेंज आएगी, मतलब इसको R डैश मान लें अगर, तो रिकॉल करिए R डैश विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी EU cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम इज 2/g मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल वेलोसिटी EU sin थीटा। E1 E2 होता तो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, बस E स्क्वायर बन जाएगा। और उसको कर लेना जा करके, वरना एक दिन बाद बिल्कुल याद नहीं आता कि क्या किया था हमने।
ठीक है, अगला देखिए। ये 44th क्वेश्चन जो था, फोर्टी फोर 45 ये दो क्वेश्चन HCV के जो है। देखो यार 44 45 नहीं थ्री लॉजिक वही है भैया, पैरेलल परपेंडिकुलर वाले, है ना। अच्छा जैसे अभी आपको हल्का सा कंफ्यूजन है ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है यार ये। देखो फिर यही होता है, थ्योरी क्यों बदल रहे हो अपनी, थ्योरी नहीं बदलेंगे ना। ये ऐसे कितनी हाइट से आ रहा है वो, तो पहले ये बताइए, ये जो h हाइट है इसके अंदर तो वेलोसिटी अलग से निकालो ना, ये कोलिजन का पार्ट तो होगा नहीं। पहले ये बताओ जस्ट बिफोर कोलिजन क्या वेलोसिटी आएगी। ये यार लगातार इसकी आदत कह रहे हैं कि इसकी आदत बनाइए, कोलिजन से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी, और वो मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाती है। कोलिजन से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी ज्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन से ही आती है, √2gh ही आती है। अब आपको कोलिजन वाली थ्योरी लगानी है। क्या थ्योरी क्या है उसकी, ठीक, बस तो वो थ्योरी लगाओ। ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, ये इंक्लाइंड, इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है और कौन सा कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। लगाओ, अपने आप करो, क्योंकि यही थ्योरी लगानी है भाई आपको, यही थ्योरी क्लास में लगानी है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी यही काम करना है। ये थोड़ी होगा कि इंक्लाइंड प्लेन सामने दिखा तो हम सब कुछ बदल दें। 2006 का पैराग्राफ लगाना एडवांस का, तो आपको समझ में आएगा थ्योरी। 2006 एडवांस पैराग्राफ। वैसे स्टेप फॉलो करो, आपने वेलोसिटी निकाल ली, इसको रिजॉल्व करिए, जो वेलोसिटी है इसको रिजॉल्व करिए इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में। जरा बताना एक मिनट यार, एक मिनट ये बताना, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल क्या वेलोसिटी आ रही है। पैरेलल पैरेलल √2gh sin थीटा पैरेलल है ना ये तो, और परपेंडिकुलर वाली √2gh cos थीटा। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाली है वो कोलिजन के बाद बदल जाएगी, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, ई, तो वो अलग बात है। 44th में ई की वैल्यू 1 रख लेंगे और 45 में ई की वैल्यू 3/4 है, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो पहले 44 कर लो। 44 में तो ई को 1 रखना है, तो जो इधर आपका √2gh cos थीटा वाला कंपोनेंट है, √2gh cos थीटा जो कि इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसमें ई का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्वेश्चन 44 के हिसाब से ई की वैल्यू 1 है, तो फिर कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी पलट करके मतलब दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी, और √2gh मल्टीप्लाइड में cos थीटा, उसमें ई और मल्टीप्लाई होगा। ये अलग बात है कि ई की वैल्यू 1 है।
ठीक है जी, वैल्यू ऑफ E1 है वो एक सेपरेट पॉइंट हो गया। नहीं नहीं 45 नहीं, पहले ये बताओ ये दो कंपोनेंट समझ में आए? ये वेलोसिटी के कंपोनेंट आए कोलिजन के जस्ट बाद वाले। अब इसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो आपको ये रेंज पूछी गई है कि ये रेंज कितनी बनेगी। अब कोलिजन का कोई काम नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगाओ। अब प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम वाई डायमेंशन मान लेते हैं और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्स डायमेंशन मान लेते हैं, प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट। तो यहां से यहां तक वाई डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट बताना क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द वाई डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0। और आप ये लगाओगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इनटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये 0। इनिशियल वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वो यही वाला है, √2gh और थीटा उसमें ई और मल्टीप्लाइड है। हम ई के फॉर्म में कर दे रहे हैं, 44 45 दोनों ही हो जाएंगे। इंटू टी एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, मतलब ग्रेविटी जी का वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो ग्रेविटी जी वैसे तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट निकालेंगे इधर की तरफ, जी कॉस थीटा माइनस में, और इंटू टी स्क्वायर। इससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। देखो क्या ये भूल चुके हो क्या ये वाला पॉइंट, प्रोजेक्टाइल वाला। सेकंड बताना है डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्स डायमेंशन की जब इक्वेशन लिखेंगे तो। नहीं भाई साहब, इंक्लाइन प्लेन पे एस एक्स क्या लिखोगे, आर यू एक्स बताना, √2gh साइन थीटा इंटू टाइम जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगा, ए एक्स होगा कुछ, मतलब जी का कोई कंपोनेंट, जी साइन थीटा हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टाइम जो है ऊपर वाले इक्वेशन से आएगा, उसको नीचे रखेंगे तो एस एक्स यानी रेंज की वैल्यू मिलेगी। तो देख लेना यार 44 45 ये दोनों अपने आप कर लीजिएगा। ओके। ठीक, 44 45 क्वेश्चन जो है, और जेई 2006 जरूर करना, मैं कराऊंगा नहीं इसको। 2006 पैराग्राफ आप नोट कर लो आप अंतरबाज के लिए, सेम कंसेप्ट के ऊपर, तो आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा था उन्होंने। ठीक, यहाँ तक सही है। अब इसका एक पार्ट और, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका फ्लोर और वॉल और इंक्लाइंड प्लेन, तीनों के एग्जांपल्स हो गए, ध्यान देना।
फ्लोर वाला भी हो गया हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, वर्टिकल सरफेस के साथ और इनक्लाइंड। ना ये सेकंड केस ऑब्लिक कोलिजन। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ये है, हालांकि इस बुक में क्वेश्चन एक एक ही है। ये लास्ट वाला कोलिजन जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 64 और 63 और 64 ये दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 ये भी कोलिजन के ही क्वेश्चन हैं। 63 में तो साफ लिखा भी है कि कोलिजन हेड ऑन नहीं है, ठीक है, इसमें हेड ऑन नहीं है वो। हालांकि उसमें कुछ प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करो कि वो 90 डिग्री पे जाए, बट उसका सब्जेक्टिव पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, डिटेल्ड में कैसे करेंगे इसको। देखो तो इसको ऐसे मान ले यार, एक डिस्क टाइप का मानो आप यहाँ पर, डिस्क बी मान लीजिए और इसके साथ में एक और डिस्क मानते हैं ए। डायग्राम साथ में बना लेना। दो डिस्क के बीच में कोलिजन मानो, एक डिस्क स्ट्राइकर है, दूसरा टारगेट है। कैरम का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। कैरम में डिस्क टाइप की गोटियां होती हैं, तो स्ट्राइकर का साइज बड़ा होता है, तो उसमें ये मान लेते हैं कि जो स्ट्राइकर है उसका साइज, स्ट्राइकर के पास कुछ वेलोसिटी है और टारगेट वाली डिस्क जो है वो रेस्ट पे है कुछ। और कोलिजन के वक्त जस्ट बिफोर कोलिजन जो लाइन C1 C2 को मिलाएगी, मतलब दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उसके साथ V नॉट का कुछ एंगल बन रहा, वो थीटा नॉट है। ये भी डायग्राम में ऐड करिए। जस्ट बिफोर कोलिजन थीटा नॉट एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड लाइन C1 C2। तो लिखो बच्चे जल्दी। Just before collision, theta naught is the angle between the line of velocity and line C1 C2। ठीक है ना, बताना ये है कि कोलिजन के बाद क्या क्या वेलोसिटीज आएंगी। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है हमें। व्हाट विल बी द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। उसके अलावा मासेस गिवन है इनके m1 m2, रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई वो भी गिवन है, स्मॉल ई रेस्टिट्यूशन गिवन है, मासेस गिवन है, V नॉट गिवन है, थीटा नॉट गिवन है। कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज बतानी है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, रीजनिंग पार्ट क्या रहेगा पहले वो देखिए। रीजनिंग पार्ट लिखो, रीजन लिखो जल्दी से लिखो। रीजनिंग पार्ट, ये बताइए टारगेट का मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा न्यूटन लॉ का यूज करते हुए। टारगेट जो कि पहले से रेस्ट पे है। टारगेट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, जिधर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बड़ी लॉजिकल सी बात है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओनली। और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो जब ये दोनों डिस्क आपस में कोलाइड करेंगे, और ये मान के चल रहे हैं कि ये स्मूथ डिस्क है, ये ऐड करना भूल गए तो उसमें। और रियल लाइफ में भी हम बार बार कैरम का एग्जांपल ले रहे हैं। कैरम की गोटियां बिल्कुल प्लास्टिक की होती हैं, मतलब पहले लकड़ी की आती थी, अभी तो प्लास्टिक की आने लगी है। तो वो
फ्रिक्शनलेस ही मान सकते हैं ना उसको। तो एक बताइए, दो फ्रिक्शनलेस बॉडीज आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे? नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की तरफ होगा। तो रीजनिंग ये कहता है कि जो हमारा टारगेट वाली डिस्क है, जब ये स्ट्राइकर के कांटेक्ट में आएगी तो स्ट्राइकर टारगेट वाली डिस्क पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये उसी नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। पहला पॉइंट रीजनिंग का, टारगेट विल मूव along normal, फर्स्ट रीजनिंग। फिर से रिपीट करें, टारगेट जो कि रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे रखी हुई बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और दो स्मूथ बॉडीज आपस में जो फोर्स लगाएंगी वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही लगा सकती है। तो जैसे ही स्ट्राइकर टारगेट को हिट करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उसी नॉर्मल डायरेक्शन की फोर्स के अलोंग टारगेट चलना स्टार्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट रीजनिंग का, जो आपका स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर उसके वेलोसिटी का, इसमें लिखूं, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर अलोंग नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट करेंगे। सर इस केस में वी नॉट कॉस थीटा नॉट वाला चेंज हो जाएगा ना, अगर इलास्टिक नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फिर वही पॉइंट जो भी लगा रहे थे हम लोग, इसके जस्ट पहले वाले आर्टिकल में हम वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट को चेंज नहीं कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल में नो चेंज, सेम थ्योरी यहाँ भी रहेगी। और अलोंग नॉर्मल चेंज कर दीजिए, उसको चेंज करके उसको कोई नया वेरिएबल मान लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि फंडामेंटल पॉइंट वही लगेगा यहाँ भी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें। टारगेट के लिए देखो, टारगेट के लिए तो आप उस टारगेट की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में दिखाओगे, और स्ट्राइकर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में से परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वाले को चेंज नहीं करोगे और अलोंग द नॉर्मल वाले को चेंज करेंगे। चलिए अब इक्वेशंस बनाने पे आते हैं। और ये जो चेंज होगा ना, इसके लिए जो चेंज होगा उसमें रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन अभी दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ तक ठीक हुआ? चलो ये बताओ, कोलिजन के बाद टारगेट की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में दिखाएं? ये C1 ये C2, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लाइन नॉर्मल की लाइन बन जाएगी। कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, वो भी जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल टारगेट का का, डायरेक्शन। टारगेट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएं क्या रहेगा? अलोंग नॉर्मल। तो इस तरफ इसको V2 दिखा दो, और जो स्ट्राइकर था उसकी वेलोसिटी, उसके लिए दो कंसेप्ट है, स्ट्राइकर की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में और नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कोलिजन से पहले V नॉट का कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर साइड पर जा रहा था? V नॉट, उसको एज इट इज रखो आप, उसमें कोई चेंज ना करें, और जो नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट है उसको बदल करके V1 कर देते। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, सोच लो। कोलिजन के क्वेश्चंस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको रीजनिंग के बेस पे लाना पड़ेगा, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होती।
ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लॉजिकली और रीजनिंग के बेस होना चाहिए कि ये इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा, दूसरा वाला इस डायरेक्शन में क्यों नहीं चेंज होगा, रीजन एंड लॉजिक्स। इक्वेशंस वाला काम बाद में करेंगे। रहेगा क्या नहीं यार? चाहे टफ से टफ क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्शन तो अपने दिमाग से निकालोगे कि आप अपना अपना ब्रेन यूज करो कि कौन से डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगी। ये रीजनिंग पार्ट जो यहाँ पर बताया गया था, ये ओके हो गया। अब इक्वेशंस पे आते हैं। नंबर 1 इक्वेशन, रिलेटिव स्पीड वाली लगाइए। कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड क्या थी? कोलिजन से पहले वाले रिलेटिव स्पीड नॉर्मल के अराउंड, रिलेटिव स्पीड के बारे में पीछे लिख चुके हैं ना, वो नॉर्मल के अराउंड लिखी जाती है। तो टारगेट तो स्टेशनरी था, स्ट्राइकर चल रहा था, तो स्ट्राइकर की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल के अराउंड था? वी नॉट कॉस थीटा नॉट, कोलिजन से पहले वाला ही। और उसमें अगर ई मल्टीप्लाई कर दे तो ये कोलिजन के बाद वाली रिलेटिव स्पीड आई, कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड। ये बताइए कोलिजन के बाद स्ट्राइकर और टारगेट में से फास्ट कौन चलेगा? तो V2 माइनस V1। ये आसान काम नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, इसके अंदर आप नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट यूज करेंगे। पीछे लिखा भी था हम लोगों ने यही चीज, है ना। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में हम वेलोसिटी के उन्हीं कंपोनेंट का यूज करेंगे जो कंपोनेंट कोलाइड करने वाली बॉडीज की नॉर्मल लाइन के पैरेलल जा रहे हों। ये इक्वेशन क्लियर हुई? पक्का ना? दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन चाहिए बिकॉज अननोन दो है हमारे पास, V1 अननोन है और V2 अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। अब इसमें क्योंकि फाइनाइट मास की बॉडीज है तो मोमेंटम वाली इक्वेशन आएगी। जहां जहां मासेस गिवन है वहां पर आप मोमेंटम की इक्वेशन लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कोलिजन से पहले स्ट्राइकर का मोमेंटम, ये भी नॉर्मल डायरेक्शन में लिखे, इसको भी नॉर्मल डायरेक्शन में। मोमेंटम कंजर्वेशन में जो वेलोसिटी यूज होगी वो भी नॉर्मल डायरेक्शन की यूज होगी, रेस्टिट्यूशन में जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। कंफ्यूजन वाला पार्ट हटा दिया है भाई, आप नॉर्मल डायरेक्शन ही यूज करिए सब में। कोलिजन के बाद वाला वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2। भैया एक में फिर से मैं कंक्लूड करूँ पहले। रीजनिंग ओके है? रीजनिंग में क्या देखा जाएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन देखी जाएंगी, कौन सी वेलोसिटी चेंज होनी है, कौन सी वेलोसिटी चेंज, ये रीजनिंग में देखी जाएगी। इक्वेशंस वाले पार्ट में रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों ही इक्वेशंस में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हमको यूज करने हैं वो नॉर्मल वाले करने हैं। तीसरा पार्ट अब सॉल्व करने का बचता है, निकालो V1 V2 की वैल्यू। इनफैक्ट V2 निकालिए क्या रहा है, निकालने तो खैर दोनों ही है, V2 भी निकालना है V1 भी निकालना है। सर V2 की वैल्यू है m1 v नॉट cos थीटा नॉट इंटू 1 माइनस e अपॉन m2। हम्म,
V2 आ रहा है M1 by M1 plus M2 1 plus E V0 cos theta। है ना, और V1 नहीं, कुछ ऐसा आना चाहिए M1 माइनस ई M2 बाय M1 प्लस M2। ये कुछ ऐसा टर्म आएगा। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जिसका मुझे काम है आगे, बट ये भी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहे हैं यार, बट इस बात का ध्यान रखना कि V1 जो है वो स्ट्राइकर की टोटल वेलोसिटी नहीं है। V1 स्ट्राइकर के वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है, वो भी नॉर्मल वाला, ये टोटल वेलोसिटी नहीं है उसकी। देखिए V2 तो टोटल वेलोसिटी है, V2 टारगेट की टोटल वेलोसिटी है, बट V1 स्ट्राइकर की टोटल वेलोसिटी नहीं है। स्ट्राइकर की टोटल वेलोसिटी क्या लिखोगे? V1 और V0 साइन थीटा नॉट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है ये, मतलब कि स्ट्राइकर का रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर दिखाना हो आपको कि स्ट्राइकर के रिजल्टेंट वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन बनेगी, क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा यार, ये जो V1 है और ये जो V0 साइन थीटा है, इन दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट आएंगे, और ये इस डायरेक्शन में मोशन ऑफ स्ट्राइकर होगा। और V2 वाली डायरेक्शन में और थोड़ा सा बुक से बाहर आ जाओ, कैरम का एग्जांपल मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं होता स्ट्राइकर टारगेट दोनों हिट करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे होते, सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं। वो तो लकीली हो जाता है जब बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो जाए, आमने सामने की टक्कर आ जाए, तब हो सकता है, नहीं तो फिर पता चला स्ट्राइकर हिट करने के बाद किसी और डायरेक्शन में भाग रहा है और जिसको हिट किया था टारगेट को वो किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। तो इन दोनों के डायरेक्शंस में जो एंगल बन रहा है ये बीटा, ये कैसे निकाले देखिए। हाँ, tan बीटा मतलब इन दोनों के मूव करने की डायरेक्शंस के बीच में क्या एंगल बनेगा, टारगेट के और स्ट्राइकर के मूव करने की डायरेक्शंस के बीच का एंगल। तो देखिए क्या ये tan बीटा की वैल्यू बोर्ड पे अगर नजर पड़ जाए आपकी, क्या ये tan बीटा यहाँ पर ट्रायंगल से देखें अगर, इज इट V0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय V1? हुआ ये tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर लेंथ विल बी V0 साइन थीटा नॉट अपॉन बेस लेंथ V1, V0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय और V1 ये है, तो V0 साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय दिस टोटल वैल्यू, वो जब सिंप्लीफाई होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, tan ऑफ थीटा नॉट इनटू M1 माइनस ई M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस, फिर से कोई याद करने वाला रिजल्ट नहीं है। M1 प्लस M2
हो सकता है यार। ये थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का, अभी ये डिफिकल्ट साइड पर हो आप कोलिजन के चैप्टर में। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो टफ तो होगा ही। अब समझिए 64th नहीं सॉरी 63 में तो इन्होंने कहा है कि इलास्टिक और सेम मास के कोलिजन में। क्वेश्चन नंबर 63 में जाए अगर, तो इलास्टिक मतलब E इक्वल टू 1 और M1 M2 बराबर है। M1 इक्वल्स टू M2 एंड E इक्वल्स टू 1। tan बीटा कितना आ जाएगा? बीटा 90, मतलब कि स्ट्राइकर और टारगेट 90 डिग्री के एंगल पर चलेंगे, और यही उन्होंने प्रूफ करने को कहा है। यही प्रूफ करना था कि वो 90 डिग्री के एंगल पर चलेंगे। हाँ हाँ, वेलोसिटी एक्सचेंज रहती है एक्चुअली। और इसी के ऊपर 64th क्वेश्चन है। 63 और 64 आप देखो जरा। 63 तो प्रूफ हो गया, और अगर M1 M2 बराबर है और E की वैल्यू 1 है, तो M1 M2 इक्वल एंड E इक्वल टू 1। नोटिस करो इधर, M1 इक्वल टू M2 एंड E इक्वल टू 1। क्या V1 जीरो नहीं आ जाएगा? और V1 के जीरो आने का मतलब क्या हुआ? स्ट्राइकर की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। स्ट्राइकर की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में जीरो, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल तो चेंज होता ही नहीं है। और V2 कितना आ जाता है अगर M1 और M2 बराबर हो और E की वैल्यू 1 हो? तो E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 पर मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2m हो जाएगा और यहाँ भी 2m हो जाएगा, कैंसिल। V2 बराबर, यानी जैसे V2 बराबर V0 cos थीटा, यानी कि कोलिजन से पहले वाले वेलोसिटी का नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट था एक्सचेंज नहीं हो गए वो, और यही इसका जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है 64th वाला। देखिए इधर साइड भी कर रहे हैं, यहाँ देखो जगह नहीं है। 64th वाले में जो पार्टिकल आ रहा है उसकी क्या वेलोसिटी दी गई है आपको? v, और सेंटर से कितनी हाइट ऊपर आ रहा है? सेंटर से ऊपर ये हाइट गिवन, दोनों सेम मास के हैं। देखो जरा आप 64th क्वेश्चन में, 64th में दोनों के सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन भी है। सेम मास और इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? इस v का नॉर्मल यानी कि सेंटर वाली लाइन जो होगी, जो सेंटर वाली लाइन, अगर ये थीटा एंगल पर मान लें, थीटा एंगल मान लें अगर यहाँ पर, तो v का cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर v cos थीटा, कोलिजन के बाद किसको ट्रांसफर हो जाएगा वो? तो ये बड़ा वाला तो v cos थीटा से चलेगा, और छोटा वाला परपेंडिकुलर साइड पर v sin थीटा से जाएगा, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे चल रहे हो। रही बात cos थीटा और sin थीटा की, तो वो आप इससे निकालो। ये हाइट गिवन है क्वेश्चन में और ये रेडियस भी गिवन है, तो sin थीटा cos थीटा वहां से निकाल करके आंसर दोगे। एक बार करके देखना यार इसे 64th वाले को। हालांकि उन्होंने तो हिंट कर दी इस क्वेश्चन में। उन्होंने जो हिंट लिखी है उस हिंट में हिंट लिखी है ना कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी। और हम प्रिपेयर्ड हैं इस क्वेश्चन को, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं भी होता तो भी कर लोगे, भाई सब्जेक्टिव वर्किंग पूरी करके रखी हुई है। मासेस इक्वल नहीं भी होता तो भी हम कर लेते। सो 63, 64 और उससे रिलेटेड जितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं वो सब कवर है। ठीक है, कर लेंगे अपने आप।
अब एक खास बात देखो, अगर m1 m2 बराबर हो, अगर m1 m2 बराबर हो, या यूं कह लीजिए, इसको मैं ना MCQ स्टाइल में पूछूं, मतलब मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस में। ऑप्शन ए, इफ m1 इज मोर देन e टाइम्स ऑफ m2, और आप कह लीजिए कि m1 बाई m2 इज मोर देन e। ये बताओ, कोलिजन के बाद स्ट्राइकर और टारगेट के मूव करने के बीच का एंगल एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, या फिर राइट एंगल बनेगा वो? इफ m1 बाई m2 मोर देन e, then after collision angle between motion of striker and motion of target, यानी कि बीटा की बात कर रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, या मोर देन 90 डिग्री। m1 बाई m2 मोर देन e, यानी कि m1 इज मोर देन e टाइम्स ऑफ m2, m1 इज मोर देन e टाइम्स ऑफ m2, tan बीटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, किस टाइप का एंगल बनेगा? एक्यूट। अगर ये इक्वल टू e हो जाए और सी पार्ट अगर m1 बाई m2 लेस देन e हो जाए, बीटा 90, तो ये सेकंड वाला केस आपका परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। ज्यादा जनरलाइज वे में परपेंडिकुलर का केस क्या बना, अगर रेस्टिट्यूशन की वैल्यू m1 बाई m2 आ जाए। 63rd क्वेश्चन में इसका भी स्पेशल केस है। 63rd में m1 m2 बराबर लिया हुआ है, इसीलिए उनको e इक्वल टू 1 बोलना पड़ रहा है। यानी और अगर हम प्रॉपर बात करें तो स्ट्राइकर और टारगेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की जनरलाइज कंडीशन जो होगी वो ये है, रेस्टिट्यूशन शुड बी m1 बाय m2। with this condition the striker and target will move perpendicular to each other। ये ज्यादा जनरलाइज है, 63rd क्वेश्चन का और ज्यादा जनरल वर्जन होगा, जिसमें m1 स्ट्राइकर का मास है और m2 टारगेट का मास है। इसको कहीं हाईलाइट कर लेना, बिकॉज ये हो सकता है कि कल को एक और क्वेश्चन 63rd का अपग्रेडेड फॉर्म। द मोर जनरल क्राइटेरिया ऑफ perpendicular motion of striker and target is that E equals to m1 by m2, mass of striker divided by mass of target। और ऑब्वियसली अगर ये E के बराबर नहीं है तो या तो 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा, उसके भी रिजल्ट्स पता है मुझे। ठीक है, अच्छा याद रहेगा ये। अगले क्वेश्चन देखिए, ये एक वेज है जो कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग है। ठीक है, K1 K2 दोनों वैल्यू बराबर है, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K।
वेज का मास कैपिटल एम गिवन है, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। ठीक है, वेज रेस्ट पे और एक नॉर्मल डायरेक्शन से कोई एक पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है इसमें, स्मॉल एम मास पार्टिकल कमिंग विद वेलोसिटी वी नॉट, जो वेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड से आ रहा है। मतलब कि इस बार टारगेट वेज हो गया, वेज टारगेट है जो स्टेशनरी है, और स्ट्राइकर एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास का वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है बिल्कुल इंक्लाइंड फेस के 90 डिग्री एंगल पर, एंड स्मॉल ई की वैल्यू 1, स्मॉल ई इक्वल्स टू 1 मैंने इलास्टिक कोलिजन। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा और टफ साइड पर हो गए। अब टफनेस किस लिए, अगर तुम समझ पाओ तो टफनेस क्या होती है, धीरे धीरे कहाँ पर टफनेस हो रही है, स्प्रिंग एनर्जी सब वो मिलाते जा रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, है ना। बट फिर भी कोलिजन वाले पार्ट को हैंडल करते वक्त कोलिजन की थ्योरी अलग रखिएगा। चलिए बताएं, दोनों के बीच कोलिजन होगा। कोलिजन की थ्योरी में मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले रीजनिंग पार्ट लेकर के आओ कि कोलाइड होने पर कौन सी बॉडी किधर मूव कर सकती है। चलिए अपने आप सोच के देखो। देखो यार जल्दी से, कोलिजन पार्ट, प्रॉब्लम का जो कोलिजन पार्ट होगा, कोलिजन के अलावा जो पार्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है ज्यादातर। कोलिजन पार्ट में दो दो स्टेप्स हैं, एक रीजनिंग जिसमें तुम्हें दिमाग ये लगाना होगा कि वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में आएगी, और सेकेंडली इक्वेशंस कैसे बनेंगी उसकी। पहले रीजनिंग पे जाओ। क्या कहता है आपका एप्टीट्यूड, क्या बोलता है कि जब वो पार्टिकल वेज वेज को हिट करेगा तो वेज किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट। तो वो एनालाइज कर लो पहले। मतलब रीजनिंग में डायरेक्शंस डिसाइड करिए, तो वेज की डायरेक्शन डिसाइड हो गई v1, और पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, पार्टिकल कोलाइड करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में चलेगा ये कैसे डिसाइड करोगे। नहीं, मतलब उसका डायरेक्शन जो आ रहा है, जिस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इसी डायरेक्शन में रिबाउंड करेगा या इससे किसी और एंगल पे चला जाएगा, इसी पे आएगा ना। नहीं, क्योंकि देखिए जो जो चीज पहले से मूव कर रही है, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, बॉलर ने बॉल फेंकी, तब बॉल जिस डायरेक्शन से आ रही होगी बैट से लगने के बाद ये उसी डायरेक्शन में जाएगी। भाई वो तो डिपेंड करता है कि बैट का फेस किस एंगल पर है, तो बॉल कोलिजन के बाद तो ग्राउंड में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसका लॉजिक डिसाइड करिए, और लॉजिक इसका क्या है, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी। अब बताओ, ये कोलिजन से पहले कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, तो आंसर है नॉर्मल डायरेक्शन में। कोलिजन के वक्त फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल। तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी भी नॉर्मल डायरेक्शन में, फोर्स भी नॉर्मल डायरेक्शन में, तो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, इवन अगर आप काइनेमेटिक्स में लगा लो, v बराबर u प्लस ए टी और a बराबर फोर्स अपॉन मास, तो इनिशियल वेलोसिटी की लाइन भी नॉर्मल है, फोर्स भी नॉर्मल है। दो वेक्टर्स जो दोनों ही नॉर्मल डायरेक्शंस में हैं, उनको जब प्लस करोगे आप, तो ये भी तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये चीज लॉजिकली क्लियर हो चुका है कि ये चलेगा नॉर्मल डायरेक्शन में ही, बाकी उसको v2 मान लेंगे। यही सबसे क्रूशियल पार्ट है कोलिजन चैप्टर का। और हम लोग को लगता है कि यार बुक में हिंट मिल जाती है, बुक वाले हिंट दे देते हैं कि भाई ये v2 v1, अरे इसके बाद तो कोई भी कर लेगा। इसके बाद तो आप किसी भी बच्चे से दे दो जो भी थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी, इसके आगे का पार्ट तो वो भी कर लेगा हैंडल।
तो ये जो डायरेक्शंस देखने वाला काम होता है, ये रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला स्टेप देखो आसान है। अगले स्टेप पर हमको रेस्टिट्यूशन चाहिए। तो बताइए जरा, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए। तो कोलिजन से पहले ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन में इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितनी है? वी नॉट है, उसमें ई मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोलिजन के बाद नॉर्मल लाइन के ऊपर रिलेटिव स्पीड, ये नॉर्मल लाइन है, तो इस नॉर्मल लाइन में रिलेटिव स्पीड, तो एक तो v2 हो जाएगा, और इस v1 का कोई कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल के लग जाएगा, v1 साइन थीटा। अब ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब ये होता है नॉलेज पार्ट। ये एक इक्वेशन बनी। मैंने रिजॉल्व किया नहीं, अपने आप सोचोगे आप। v1 का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल लाइन पे होगा, ये अपने आप सोचिए। और फिर रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद वाली जो होनी चाहिए वो e टाइम्स कोलिजन से पहले वाली। ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन जो यहाँ पर बनेगी, मोमेंटम। फाइनाइट मासेस में एक तो रेस्टिट्यूशन बनना है और एक मोमेंटम बनना है। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मोमेंटम यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे, क्योंकि मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है। आप सिस्टम किसको चूज कर रहे हो यहाँ पर? भाई मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रिंसिपल है ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, और एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स तो तब डिसाइड होते हैं जब आप सिस्टम डिफाइन कर लो। पार्टिकल और वेज को सिस्टम मान लें, तो इसका मतलब ये फ्लोर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो क्या ये फ्लोर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा? तो नॉर्मल लगाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लेंगे। हाँ जी। तो मोमेंटम यहाँ पर जब कंजर्व कराना होगा तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। सिस्टम आप चूज कर रहे हो स्मॉल m प्लस कैपिटल M को, तो ऐसी कोई भी फोर्स जो इन दोनों पार्टिकल ने एक दूसरे के ऊपर लगाई होगी वो इंटरनल मानी जाएगी, और उनके अलावा बाकी की सभी फोर्सेस तो हमारा फ्लोर सिस्टम का पार्ट नहीं है। स्प्रिंग भी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट स्प्रिंग कोई फोर्स लगा नहीं रहा होगा क्योंकि ये नॉर्मल लेंथ पर है। नॉर्मल लेंथ की स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी नहीं, फ्लोर तो लगाएगा। फ्लोर जो कि आउट ऑफ सिस्टम है उसकी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मानी जाएगी, बट उसकी डायरेक्शन कौन सी है? यानी कि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल काम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, नॉर्मल बाय द फ्लोर। तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंजर्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। ट्रिकी क्वेश्चन फिर बोला, यहाँ लॉजिकल पार्ट फिर से आ गया, तो वो हमें नहीं कराते। नहीं कराते, जरूर थोड़ी कि मोमेंटम कंजर्व हो ही। फिर हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है कि फोर्स इनटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम, वो भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसके भी देंगे भी। फिर वो इसका भी एडवांस वर्जन हो गया ना, और टफ नहीं हो गया फिर। और यही थोड़ा सा अपना एडवांस वाले जो सिलेबस की तरफ जब एडवांस के क्वेश्चंस में जाते हैं तो भाई इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग आ जाती है वहाँ पर। मेंस में तो इतना सोचना भी नहीं पड़ता, ब्लाइंडली आप मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर आ जाता है। तो 21 में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन थे ही नहीं। इसमें बिल्कुल। तो इस बार वाले में सर मेंस में तो सर दूर दूर तक ऐसे नहीं पूछे गए सर इस बार के इतना नहीं आता, मेंस का लेवल इतना है ही नहीं। इतना क्या ना, आखिरी के आधे घंटे में जो पढ़ाई है वो मेंस की है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब कितना मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये बताइए। कोलिजन से पहले इस स्मॉल m की वेलोसिटी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल साइड पे होगा? नॉलेज ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। m v नॉट, v नॉट का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में?
अब ये थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बनेगा इक्वल टू कोलिजन के बाद वेज यानी कैपिटल M इंटू V1 और स्मॉल m है V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड पे होगा, m है V2 साइन थीटा। लेकिन अब एक काम करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये टफ हो रहा है यार, ये माइनस साइन क्यों लगा रहा है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड है। तो अगर लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज के आगे पॉजिटिव साइन लगाओगे तो राइट साइड की क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, साइन कन्वेंशन चाहिए होगा, ठीक है। तो रीजनिंग फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज, सेकंड रीजनिंग इसमें लग रही है, इन विच डायरेक्शन द मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। और इसको भी आगे इतना टफ ना बनाना, फ्लोर पे रखी हुई कोई भी चीज होगी, अगर कोई चीज अगर फ्लोर पे है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम कहाँ कंजर्व कराओगे, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, यहाँ तक रही है। मान लो इसके बाद सॉल्व करके V1 V2 ले भी आएंगे, सपोज दैट हमारा आंसर तो फाइनली ये पूछा था स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। तो कोलिजन पार्ट खत्म हो गया, कोलिजन से जो करना था वो हो गया। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ, हाफ के इफेक्टिव इंटू एक्स स्क्वायर शुड बी हाफ कैपिटल M कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलिजन के बाद वाला। नहीं, सेम ही है, पैरेलल में सेम आते हैं, आप क्यों करेंगे, सीरीज होता तो अकबर को क्वेश्चन बन जाता, तो अलग चीज थी। तो अपना कोलिजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यार, मतलब सारी वेराइटीज कोलिजन की कंप्लीट है। इसको एक बार रिवाइज करके लॉक कर दो यहीं पर। नहीं, वो अलग कैटेगरी है ना भाई। देखो इस चैप्टर में एक हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन एलोंगेशन की पूरी एक सीरीज थी, कोलिजन की पूरी एक सीरीज हो गई आपकी आज। अब वो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पर है, तो वो अगली क्लास में वही सब होना है। नहीं आता है, एक दो क्लास रुक जाओ, ये चैप्टर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बचा नहीं है इसमें, इसके बाद रोटेशनल ही बचा है। नहीं, रोटेशनल करा देना पहले, रोटेशनल करा दो। अगर तुम लोग को आता है, जैसे मान लो तो आज हम हीट 12th के बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो भाई देख लो, ऑनलाइन रहेगा ही। 6 to 8 है आज। नहीं, मेरी क्लास 6 बजे है। हाँ, तो आज थर्मो वहाँ स्टार्ट करेंगे। हाँ, वही थर्मल एक्सपेंशन वगैरह। X01 X02 लिंक सेम ही है, मेरा आईडी सेम ही है। जो 12th X1 X2 X3 का बैच लगा होगा, तो अगर आप उसमें करना चाहो तो कर सकते हो भाई। पहला स्टार्ट होगा, आज पहला दिन है, तो पहले वो कराएंगे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, और वो जो तो है हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कंडक्शन, ये सब। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बाद में कराएंगे। हाँ, ये वाले पोर्शन ज़्यादा आते हैं, तो ये अब निपटा देंगे इनको, इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा इनका, अगर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। मैं अभी 15 दिन तो तुम लोग को गैप मिल ही गया था यार।